आज प्री-11 के छात्रों के लिए मध्यकालीन भारत में पिछले वीडियो में हम लोगों ने इल्तुतमिश पर चर्चा की थी। इल्तुतमिश के पश्चात दूसरा जो व्यक्तित्व है, इतिहास में अपना एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान रखता है, उसका नाम है रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान का कार्यकाल 1236 से लेकर 1240 तक का रहा है। एक छोटा सा कार्यकाल, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से यह रज़िया का कार्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यह था कि इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों को छोड़कर अपनी योग्य पुत्री को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, जिसका इल्तुतमिश के समय में तो कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन इल्तुतमिश के मृत्यु के पश्चात जितने भी उसके 40 दासों का जो दल था, सामंत लोग थे, 40 दल के सदस्य, उन लोगों ने रज़िया का विरोध करना शुरू कर दिया। इसमें उन्होंने यह आधार बनाया कि इस्लाम में शरीयत किसी भी महिला को शासिका होने की अनुमति नहीं देता है। इस को आधार बनाते हुए उसने अयोग्य फिरोज को इल्तुतमिश के बाद शासक बनाया। लेकिन फिरोज के शासक बनने के पश्चात सल्तनत की स्थिति क्रमशः खराब होती गई और चारों तरफ अराजकता का माहौल बन गया। इस माहौल का लाभ उठाकर रज़िया ने दिल्ली की जनता की सहायता से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर अपना स्थान बनाया, अर्थात दिल्ली की जनता ने रज़िया को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। रज़िया एक योग्य शासिका थी और उसके सिवाय अनुभव को छोड़कर उसको सारी हर चीज़ की जानकारी थी, समझदारी थी। शासक बनने के बाद रज़िया ने यह देखा कि अगर वो 40 दासों का जो दल है, उसकी शक्ति को अगर वो नहीं तोड़ती है, नहीं कम करती है, तो हमेशा उसके हाथ की कठपुतली बनकर रह जाएगी। इसलिए उसने उनकी जगह पर धीरे धीरे अपने विश्वस्त लोगों की नियुक्ति करनी आरंभ कर दी। सबसे पहले उसने जुनैदी को वजीर पद से हटा दिया, क्योंकि जुनैदी उत्तराधिकार के युद्ध में उसका विरोधी था, संघर्ष में उसका विरोधी था। जुनैदी को हटाने के बाद उसने कई प्रांतपतियों को भी, राज्यों को भी जो उसके समर्थक नहीं थे, उनको भी उनके पदों से हटाया और उस जगह पर जो है अपने विश्वस्त लोगों को स्थान देना शुरू किया। एक हबशी सरदार मालिक याकूत को रज़िया ने पदोन्नति दी और उसे सबसे प्रमुख वजीर बना दिया। इन सभी घटनाओं से और अर्थात जो तुर्क 40 दल वाले सामंत थे, उनके भीतर बहुत असंतोष फैला और उन लोगों ने साजिशें रचनी शुरू कर दी। गैर तुर्क जो सामंतों का दल था, वो बहुत ही नया था और अनुभव में तुर्क सामंतों से बहुत कमज़ोर था। ये रज़िया को आवश्यकता अनुसार समर्थन देने की स्थिति में नहीं थे। इन लोगों में 2 लोगों ने मिलकर एक साजिश रची। इख्तियारुद्दीन और मलिक अल्तुनिया, 2 सरदारों ने रज़िया को सत्ता से हटाने का षड्यंत्र किया और योजनाबद्ध तरीके से भटिंडा में अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। रज़िया इस चाल को नहीं समझ पाई और उसने राजधानी का प्रशासन मलिक याकूत को देकर सौंपकर विद्रोह को कुचलने के लिए दिल्ली से बाहर निकल आई। उसके बाहर आते ही मलिक याकूत की हत्या कर दी गई और रज़िया के सौतेले भाई
मौजुद्दीन बहराम शाह को वहाँ का शासक घोषित कर दिया गया। दिल्ली से संपर्क टूटने के बाद रजिया की स्थिति कमज़ोर होती चली गई और अल्तुनिया ने रजिया को बंदी बना लिया। राजधानी में इख्तियारुद्दीन की प्रमुखता बनी काफ़ी बढ़ गई। कालांतर में दुनिया और इख्तियारुद्दीन के बीच भी संघर्ष हुआ पावर को लेकर, लेकिन जब दुनिया को मनमाफिक जगह नहीं मिला तो उसने रजिया के साथ शादी कर ली और रजिया के साथ एक अपना संगठन बनाकर युद्ध दिल्ली पर चढ़ाई करके युद्ध छेड़ दिया। युद्ध में अल्तुनिया की पराजय हो गई और वापस लौटने के समय इन दोनों को कैथल नामक जगह के पास डाकुओं के द्वारा मार दिया गया और इस प्रकार 4 वर्षों की रजिया की जो सत्ता थी उसका अंत हो गया। ये जो 4 वर्षों का शासनकाल था वो बहुत सीमित है, लेकिन सीमित होने के बावजूद भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासनकाल था। मध्यकालीन भारत में किसी महिला द्वारा राज सत्ता के उपभोग का यह एकमात्र उदाहरण था और उस उदाहरण में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि जनता का सहयोग उसे पूरा प्राप्त था। दूसरा, रजिया ने गैर तुर्कों के शक्ति को एकत्रित करके एक अलग शक्ति का रूप देने का भी काम किया। इस दृष्टिकोण से रजिया को अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे महत्वपूर्ण शासकों का अग्रगामी कहा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों भी तुर्क सामंत नहीं थे, गैर तुर्क थे, लेकिन लोग भी दिल्ली सल्तनत में शासक बने। विदेश नीति के संदर्भ में भी रजिया ने काफ़ी दूरदर्शिता का परिचय दिया था और मंगोलों के साथ संघर्ष की जो स्थिति बन रही थी उसको अपने पिता की तरह दूरदर्शिता अपनाते हुए किसी भी तरह से उसमें नहीं इन्वॉल्व हुई और उसको उसने टाल दिया, जिसका फ़ायदा दिल्ली सल्तनत को हुआ। दिल्ली सल्तनत को उसने विदेशी आक्रमण से पूर्णतः बचाकर रखने में वो सफल रही थी। यह सब गुणों के होने के बावजूद भी सबसे अधिक यह चीज़ आश्चर्यचकित करती है कि सारी योग्यताओं के होने के बावजूद भी वह अनुभव की कमी के कारण अपनी सत्ता को बचा पाने में सफल नहीं हो पाई। उसे तुर्क सामंतों का और उलेमाओं का विरोध सहना पड़ा, जिसके कारण वो उनके साजिशों का शिकार हो गए। इतिहासकारों ने रजिया सुल्तान का सफलता का एकमात्र कारण उसका एक महिला होना माना है, लेकिन रजिया सारी योग्यता होने के बावजूद भी अनुभवहीनता के कारण वो मारी गई और उसकी सत्ता का अंत हो गया। रजिया की पराजय से का प्रभाव यह पड़ा कि चालीसा दल की स्थिति और भी मजबूत हो गई और एक तरह से देखा जाए तो बहराम शाह जो रजिया के जगह पर शासक बना था उसको सिर्फ कठपुतली शासक के रूप में रहने दिया गया और मलिक नायब नामक एक नया पद बना, जिस पद पर जो लोग रहते थे वही सभी प्रशासनिक कार्यों को देखभाल किया करते थे। आरंभ में इस पर एतिगीन नियुक्त हुआ और बाद में ये चेंज होता गया और बाद में हम लोग देखते हैं कि बलबन भी इस पद पर आया और प्रत्यक्ष रूप से उसने दिल्ली सल्तनत पर एक लंबा शासन किया। बाद में वो खुद भी सुल्तान बनकर दिल्ली सल्तनत के शासन पर हावी हो गया। तो आज के इस वीडियो में रजिया सुल्तान की नियुक्ति और उसके गुणों और असफलता के कारणों पर हम लोगों ने चर्चा की है। अगले
वीडियो में मैं आप लोग के साथ गयासुद्दीन बलबन के संदर्भ में चर्चा करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।